जरा सोचिए कि एक ऐसे एनिमे का सामना जिसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका हो, बार बार टाइम को रीसेट करना, हर गलती से सीखना और धीरे धीरे उसकी वीकनेसेस को समझना। एज ऑफ टुमारो इसी माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आती है, जिसमें ग्राउंडहुक डे का टाइम लूप और सेविंग प्राइवेट रियान की वॉर इंटेंसिटी का जबरदस्त ब्लेंड है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था उसके विलन्स मिमिक्स। उनका डिजाइन, जिन्होंने न सिर्फ टेरिफाइंग और अनस्टॉपेबल लगना था, बल्कि एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना थी जो ऑडियंस को डराने के साथ साथ दिलचस्प भी रखे। फिल्म मेकर्स ने मिमिक्स को सिनेमा का सबसे अजीब और एलियन क्रिएचर्स बनाने के लिए पावर ऑफ द अननोन का इस्तेमाल किया। उनकी मूवमेंट, उनका लुक, उनका फाइटिंग स्टाइल, हत्ता कि उनकी हंटिंग आवाज तक, सब कुछ एक बेहतरीन मिस्ट्री और टेंशन क्रिएट करता है। और जब एक विलन हर एंगल से अनप्रेडिक्टेबल हो तो उसका सबसे बड़ा वेपन भी वही बन जाता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उनका राज नहीं समझ लेते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फिल्म मेकर्स ने मिमिक्स को इतना यूनिक और डेडली बनाया और ये अप्रोच इतनी इफेक्टिव क्यों थी। साथ ही हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि और मूवीज ऐसे बोल्ड स्टेप क्यों नहीं लेती। तो चलिए एक सिनेमैटिक जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हर रीसेट एक नए राज का पर्दाफाश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके, तो शायद आपने ये मूवी देखी हो या मे बी ना देखी हो, लेकिन फिर भी ये लास्ट डिकेड की सबसे क्रिएटिव और कूलेस्ट मूवीज में से एक है। हाँ, मुझे लगता है कि ये अननोन काफी हद तक उस फर्स्ट बैटल सीन से आता है, क्योंकि इस सीन में ऑडियंस को वो थ्रेट जो सोल्जर फेस कर रहे हैं कभी क्लियरली नहीं दिखाया जाता। सिर्फ केओस, डेथ्स और मिसाइल्स दिखाए जाते हैं जो हर तरफ से आ रहे होते हैं। इससे दो जबरदस्त असर होते हैं। पहला, ये हमें मेन कैरेक्टर केज के साथ कनेक्ट करता है और हम वही कंफ्यूजन और टेंशन फेस करते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। दूसरा, ये ऑडियंस की इमेजिनेशन को काम करने पर मजबूर करता है और हर किसी के दिमाग में एक अलग इमेज बनती है कि ये एलियन कैसा लगता होगा। जब फाइनली बैटल के एंड में क्रिएचर को रिवील किया जाता है, डायरेक्टर गोंग लीमन का गोल था कि ये ऑडियंस की इमेजिनेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग और एलियन लगे, और ये रिवील वही डर और अननोन का सेंस देता है और जो केज फील कर रहा होता है, मेकिंग इट इवन मोर इम्पैक्टफुल। ऐसे यूनिक डिजाइन को अचीव करने के लिए आर्टिस्ट को इन क्रिएचर्स के अपीयरेंस को ह्यूमन पर्सपेक्शन से हटकर डिजाइन करना पड़ा। एंड यूजुअली जब हम एलियन वर्ल्ड्स या क्रिएचर डिजाइन करते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी लेवल पर हमारी रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग से इम्प्रेस्ड होती है। ये ओवर्ट फेज में हो सकता है, जैसे कि क्रिएचर्स को मैमल जैसी खुसूसियात देना, आंखें, कान या मुंह वगैरह। और कभी ये इंस्पिरेशन सटल भी होती है, जैसे उनके चलने का स्टाइल, उनका 2 पैरों पर चलना, 4 पैरों पर चलना, या फिर इंसेक्ट्स और स्लग्स की तरह मूव करना। अगर शॉर्ट में बताऊं, हम जितना एलियन देखना चाहें, फिर भी वो डिजाइन हमारी दुनिया की समझ और पर्सपेक्टिव से दूर नहीं होता। फिर उनका एक्सटीरियर, जैसे उनकी स्किन, फर या एक हार्ड शेल हो सकता है, या उनकी मूवमेंट, शायद वो तेजी से चलते हो, उड़ते हो या स्प्रिंट करते हो। ये सारे डिजाइन चॉइसेस किसी न किसी तरीके से हमारी रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। हम हमेशा एक लिंक ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे प्लेनेट की चीजों से और एलियन क्रिएचर्स के बीच होते हैं। ऐसे आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि पुरानी साइफाई मूवीज कभी स्मार्टफोन का अंदाजा नहीं लगा सकी, क्योंकि 1970s में आईफोन जैसी टेक्नोलॉजी उनका हिसाब नहीं थी। अगर वो टेक उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं थी तो वो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और अगर लग रहा है कि ये फेमिलियरिटी का नेगेटिव चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में ये जानबूझकर किया जाता है। जब एलियन क्रिएचर्स में कुछ फेमिलियर एलिमेंट्स होते हैं तो हमारा ब्रेन उन पर अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट्स के जरिए मीनिंग प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्रेसिव दिखने वाले क्रिएचर्स को नेचुरली ज्यादा डेंजरस समझते हैं, और अगर किसी क्रिएचर के फीचर्स ह्यूमन लाइक हो तो हम उनसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ये सब चीजें हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और हमें स्टोरी में और डीपली कनेक्ट करती हैं। जब आप अपने क्रिएचर का डिजाइन रियलिटी की किसी चीज से ड्राइव करते हैं तो ये उसे ज्यादा बिलीवेबल और ग्राउंडेड बनाता है। रियलिटी एक बेस लाइन बन जाती है और डिसाइड करती है कि क्रिएचर्स का मूवमेंट, वेट और फीचर्स कैसे होने चाहिए। लेकिन मिमिक्स का डिजाइन थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल हो गया। उन्होंने इन क्रिएचर्स को इतना यूनिक और अलग बनाने की कोशिश की कि उनमें कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं छोड़ा जो हमारा ब्रेन आसानी से समझ सके। डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि मिमिक्स का स्ट्रक्चर ऑब्सिडियन कोटेड, शार्प और कॉन्स्टेंटली मूविंग टेंटिकल्स पर बेस्ड हो। ये टेंटिकल इंटरलिंक्ड होते जो एक सिंगल एंटिटी बनते, लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबल और फ्री फॉर्म वे में जो किसी भी स्ट्रक्चर्ड बॉडी से बिल्कुल अलग था। लेकिन जब उन्होंने इस डिजाइन को प्रैक्टिकली टेस्ट किया तो तब प्रॉब्लम्स समझ आई।
मिमिक्स का फ्री फॉर्म्ड टेंटिकल स्ट्रक्चर स्क्विड लाइक लग रहा था, जो इन्हें एलियन कम और फेमिलियर ज्यादा बनाता था। विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने एक छोटा मॉडल बनाया जो इस टेंटिकल डिजाइन को रिप्रेजेंट करे, लेकिन जब उन्होंने इसे टेबल पर देखा तो वो एक बड़ा सा ब्लॉब ऑफ स्पैगेटी लग रहा था, जो विजुअली ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। जब तक इन टेंटिकल्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिला, ह्यूमन माइंड उन्हें कोहेरेंट शेप में इंटरप्रेट करने में फेल हो गया। डिजाइनर्स को समझ आया कि विजुअल क्लैरिटी के लिए इन क्रिएचर्स को एक सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर देना जरूरी है, जिसमें टेंटिकल कंटेंट और कंट्रोल्ड लगते। उन्होंने उनका डिजाइन इवॉल्व करते हुए उन्हें शार्प और अनसेटलिंग फेशियल फीचर्स दिए, जैसे स्क्विनिटी आईज और एक पैक्ड शेप जॉ जो अग्रेशन और डेंजर का फील दे। ये फीचर्स हमें प्राइमल फियर और एक्टिवेट करते हैं और इन क्रिएचर्स को एक डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन ये करते वक्त डिजाइनर थोड़ा अपने असली गोल से हट गए थे, जो एक कंप्लीटली अननोन और एलियन चीज क्रिएट करना था। अब जब लुक्स के लेवल पर एलियन नेचर अचीव नहीं कर पाए तो उन्होंने मूवमेंट के थ्रू इसे अचीव करने का प्लान बनाया। मूवमेंट उन क्रिएचर्स के ओवरऑल फियर फैक्टर के लिए क्रिटिकल थी। इन्हें फास्ट, डेडली और अनप्रेडिक्टेबल लगना था, लेकिन एक और चैलेंज ये था कि उनकी मूवमेंट बिलीवेबल भी लगनी चाहिए। रियलिटी में एक ब्लॉब ऑफ टेंटिकल्स का कोई वर्ल्ड रेफरेंस नहीं जो नेचुरल और थ्रेटिंग मूवमेंट दिखाए, और यही वो एलिमेंट था जिसमें उन्होंने एक एलियन यूनिकनेस इंजेक्ट करने की कोशिश की। ये देखकर लगता है कि ये क्रीचर्स या तो स्नेल की तरह धीरे चलेंगे या किसी बड़े स्पाइडर की तरह क्रॉल करेंगे, या शायद द मैट्रिक्स के रिबोट्स की तरह हवा में तैरेंगे, जो इतने खतरनाक नहीं लगते कि उन्हें मारने के लिए टाइम वापस ले जाना पड़े। इसलिए डिजाइनर्स ने एक ऐसी मूवमेंट ढूंढनी शुरू की जो रियलिस्टिक भी हो और इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी लगे। आखिरकार उन्हें एसआर पार्टनर्स का एक डिजाइन मिला जो बिल्कुल परफेक्ट था। इस क्लिप को देखकर एनिमेशन टीम ने ये तेजी से हिलने वाली मूवमेंट मिमिक्स पर अप्लाई की ताकि उनकी हरकत रैंडम लगे और नेचुरल लगे। ये काइनेटिक बेसलाइन मिमिक्स को एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट दे रहा था। इसका मतलब ये था कि मिमिक को टारगेट के सामने मुड़ने की जरूरत नहीं थी। उसका सर अपनी बॉडी के अंदर फोल्ड होकर दूसरी तरफ भी देख सकता था। फिर उसकी फुल बॉडी नए लिम्स ग्रो करके अपनी पोजीशन के हिसाब से अडॉप्ट हो सकता था, या फिर वो नए लिम्स ग्रो करके एक रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल अटैक कर सकता था। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये मूवमेंट मिमिक्स को टाइम रीसेट वाले मैकेनिक के अगेंस्ट परफेक्ट एनिमी बना देता है। ऐसे फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल एनिमी को सिर्फ तभी हरा सकते हो अगर तुम्हें पता हो कि फ्यूचर में क्या होगा। ये एक वीडियो गेम जैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम दुश्मन के अटैक पैटर्न को सीख कर उसके हिसाब से अपना मूव प्लान करते हो, जो इस फिल्म में वीडियो गेम के आइडियाज को अच्छे से दिखाता है। ये दिखाता है कि इन क्रीचर्स को डिजाइन करते वक्त कितनी सोच समझ का काम किया गया है। तो हाँ, अगर हम आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम टेक्निकल एंगल से देखें, जो हमने अभी तक जो भी अवार्ड्स मेंशन किए, इसका अनप्रेडिक्टेबल होना, हर वक्त अपने आप को बदल लेना, इसका स्ट्रक्चर जो हजारों इंटरवोवन टेंटिकल से बना है, और ये सब कुछ बहुत तेज स्पीड से होना, ये सब चीजें वीएफएक्स आर्टिस्ट और एनिमेटर्स के लिए जो काम करते हैं काफी मुश्किल है। एनिमेटर्स जो चाहते हैं वो ये है कि कुछ सॉलिड हो और उसका शेप हमेशा सेम रहे। ज्यादातर डिजिटल कैरेक्टर्स में एक चीज होती है जिसे रिग कहा जाता है। ये बेसिकली कैरेक्टर का स्केलेटन होता है जो एनिमेटर्स यूज करते हैं ताकि वो कैरेक्टर का शेप कंट्रोल कर सके। लेकिन इस रिग को काम कराने के लिए काफी मेहनत लगती है। इसे मैन्युअली सेटअप करने में ये डिसाइड करना कि कौन से एरियाज को किस चीज पर कंट्रोल होना चाहिए और ये बोन्स किस तरीके से आसपास की शेप्स को डिफॉर्म करेंगी। इसका मतलब है कि जिस कैरेक्टर के साथ ये रिग लिंक है उसकी शेप बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शेप थोड़ी भी बदल जाए तो आपको फिर से इन सब प्रॉपर्टीज को दोबारा सेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई क्रीचर हो जैसे मिमिक जो अपनी शेप बार बार बदलता रहता है, जैसे नए हाथों का निकलना या अपना सर बॉडी के अंदर घुमा लेना, तो हर बार जब ये होता है तो कैरेक्टर को दोबारा से री रिग करना पड़ता है ताकि वो नई शेप के साथ काम कर सके। बस ये सोचिए कि मिमिक अपनी शेप हर 5 सेकंड बाद बदलता है और फिर आपको उसे दोबारा से री रिग करना पड़ता है। अगर कोई चीज अपनी शेप को बार बार बदलती रहे तो इस तरीके से काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनिमेटर्स को ये चीजें शुरू से कैसे एनिमेट करनी चाहिए, जरा देखो। ये टेंटिकल्स इतने ज्यादा हैं कि एक दूसरे के ऊपर टाइटली रैप्ड हुए हैं। अगर इन्हें मैन्युअली सेट करना पड़े सिर्फ इसलिए कि स्केलेटन सिस्टम के साथ एनिमेट हो सके तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आर्टिस्ट डैन शेरिंग ने एक जबरदस्त सिस्टम डेवलप किया
जो एनिमेशन को जितना हो सके ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते थे। उसने एक टूल बनाया जहां इन हजारों टेंटिकल्स को मैन्युअली कंट्रोल करने के बजाय एनिमेटर्स को सिर्फ एक सेंट्रल कोर ऑफ टेंशन का मूवमेंट कंट्रोल करना पड़ता था। फिर सारे आसपास के टेंटिकल्स उसके साथ एडजस्ट हो जाते, मूव करते और इस प्रोसेस में अपने आप को अनटेंगल कर लेते। इस टूल ने एनिमेटर्स को यह भी मौका दिया कि वो हर टेंटिकल की लेंथ और विड्थ बदल सके या नए टेंटिकल्स भी डाल सके। इससे मिमिक की तेजी से बदलते डायरेक्शन को एनिमेट करना आसान हो गया, क्योंकि अब वो अपनी पोजीशन बिल्कुल नए तरीके से बदल सकते थे। इससे वो फाइनली अनमैनेज काइनेटिक एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते थे जो हमने एसआर पार्टनर्स में देखी थी। लेकिन फिर से वीएफएक्स आर्टिस्ट को इस मूवमेंट को चूज करने का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने ये मूवमेंट फिल्म में इंसर्ट की तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। उसका मूवमेंट इतना वाइल्ड और काइनेटिक था कि वो जमीन पर ग्लाइड करते हुए नजर आए, जिससे वो सीन में बिल्कुल वेटलेस लग रहे थे। ये सीजीआई का सबसे बड़ा कंप्लेंट है। ये वो पहली चीज है जो वीएफएक्स को सिंथेटिक और अजीब बना देती है। उन्हें इतना फास्ट और एजिल होना पड़ता था ताकि वो लोगों को डरा सके। तो फिल्म का ज्यादा हिस्सा बीच पर शूट किया गया था और ये एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ। वीएफएक्स टीम ने जब ये देखा कि जब मिमिक्स अपने मूवमेंट के दौरान रेत, मिट्टी और डिब्री को थ्रो अप करते हैं तो वो शूट में बहुत ज्यादा ग्राउंडेड नजर आने लगते हैं। इसलिए फिल्म में हर मिमिक की अपीयरेंस के दौरान बहुत ज्यादा रेत और मिट्टी उड़ा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट का साउंड और फिजिक्स का इस्तेमाल ही वीएफएक्स को बिलीवेबल बनाता है। सिर्फ सीजीआई रेत के साथ नहीं, बल्कि जितने भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं उनकी वजह से भी। क्योंकि जब हम फिल्म के बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखते हैं तो सच में ये वार जोन जैसा लगता है। सब भाग रहे होते हैं, एक्सप्लोजन्स और हर तरफ आग ही आग होती है और ये सब कुछ फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आपको रियल डेंजर का एहसास होता है क्योंकि एक्टर्स एक्सप्लोजन्स के दौरान हिल रहे होते हैं और उनका रिएक्ट करना नेचुरल लगता है। और जब ये सब बीच पर वापस आते हैं तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट फियर ऑफ द अननोन से जुड़ा है जो फिल्म में हर जगह था। ये आपको फिल्म की दुनिया में ले जाता है और मिमिक्स को एक डेंजरस और रियलिस्टिक थ्रेट के तौर पे प्रेजेंट करता है। ये तमाम चीजें मिलकर एक ऐसी क्रीचर बनाती हैं जो रियल लगती हैं लेकिन बहुत तेज और खतरनाक हैं, जो इंसान की समझ से बाहर है। एक क्रीचर जो इतना अलग, यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल है कि ये हमें समझ में नहीं आता और जो हमारे प्लेनेट पे किसी भी चीज से बिल्कुल अलग लगता है। और इसलिए इन्हें हराने का सिर्फ एक तरीका है, वो है बार बार कोशिश करना। क्या तुम्हें भी लगता है कि मिमिक्स साईफाई के सबसे डेंजरस क्रीचर्स हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।